जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण विकास जो आपका न्यू सिलेबस है एडीओ का, उसमें ग्रामीण विकास के यूनिट 5 में दिया हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हम उस बेसिक जो फंडामेंटल एक्ट था 2005 का, उसे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में 2019 में जो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और हाल ही में डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से भी आरटीआई एक्ट 2005 में जो संशोधन किए गए हैं, उन दोनों संशोधनों को हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा एंड देन आपके ग्रामीण विकास में सिर्फ योजना के यूनिट बचते हैं, जिसमें कुछ मेजर जो योजना है उसके बारे में तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे योजना हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हो सकते हैं, पंचायतों से संबंधित हो सकते हैं, खासकर कृषि से संबंधित योजना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद हमें सिर्फ योजना योजना ही खेलना होगा। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सूचना का अधिकार मतलब नाम से ही शो हो रहा है कि किसी प्रकार का अधिकार दिया जाएगा नागरिकों को, और वो कौन सा अधिकार होगा? सूचना का अधिकार होगा। यानी कि जितने भी जो सरकार से संबंधित कार्यवाही है उसकी सूचना तक पहुंच का आपको अधिकार होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से। और यह क्यों दिया गया है? ताकि भ्रष्टाचार को प्रकट किया जा सके और सरकार को उत्तरदायी बनाया जा सके। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह विश्व में कौन सा प्रथम देश था जिसने आरटीआई लागू किया था। तो स्वीडन पहला देश है विश्व में जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। दूसरी बात, हमारे देश में संसद ने जो कानून बनाए हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्या उसके पहले राज्यों ने किसी ने ऐसे कानून को पारित किया था? तो जी हाँ, भारत में प्रथम राज्य है और वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु ने सन 1997 में सूचना का अधिकार कानून को बनाया था। यानी कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने भारत में सूचना का अधिकार कानून को पारित किया और उसको लागू किया। दोस्तों, सच कहें तो ये टॉपिक पूरा फैक्चुअल है, समझाने वाली या समझने वाली बहुत कुछ चीज़ें नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। फैक्चुअल चीज़ों को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद करना है, तो याद करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। दूसरी एक प्रमुख समिति थी जिसको केंद्र सरकार ने गठित किया था, वो बहुत ही ज़रूरी है हम एग्ज़ाम के पढ़ने के लिए, और वो थी कौन? एच.डी. सोरी की अध्यक्षता में एक सोरी समिति बनाई गई थी। यह सोरी समिति सूचना के अधिकार के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, और वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब? तो 1997 में। तो सोरी समिति किससे संबंधित है ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि यह सूचना के अधिकार से संबंधित समिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 2005 से पहले कितने राज्यों ने अपने यहाँ सूचना का अधिकार कानून पारित कर लिया था। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि तमिलनाडु तो पहला राज्य है, फिर उसी वर्ष गोवा ने भी इसको लागू किया था, फिर राजस्थान ने सन 2000 में, कर्नाटक ने सन 2000 में, दिल्ली ने 2001 में पारित किया था। दिल्ली के पूछे जाने की संभावना इसलिए बढ़ती है एग्ज़ाम में क्योंकि देश की राजधानी है, तो इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है दिल्ली के लिए। महाराष्ट्र और असम का सेम है, 2002 में इसने पारित किया। मध्य प्रदेश ने 2003 में, जम्मू और कश्मीर ने 2004 में। ठीक है, तो 2005 के पहले देखिए कि लगभग इन राज्यों ने उसके पहले ही लागू कर लिया था सूचना के अधिकार को अपने स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर कानून बनाकर, विधानमंडल के स्तर पर। अब ये चीज़ें हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे
आपको याद रखना होगा कि लोकसभा में सूचना का अधिकार बिल जो विधेयक था वो कब लागू हुआ था या कब पारित हुआ था। तो लोकसभा ने 11 मई 2005 को इसे पारित किया। फिर राज्यसभा ने 12 मई 2005 को इस विधेयक को पारित किया। और कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, तब वो विधेयक क्या हो जाता है, अधिनियम के नाम से परिवर्तित हो जाता है। उसके पहले उसे बिल के नाम से जाना जाता है, विधेयक के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वही बिल, विधेयक, अधिनियम बन जाता है। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को अपनी स्वीकृति दी। तो ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस दिन लागू नहीं हुआ था, इस दिन राष्ट्रपति जी ने क्या दी थी, अपनी स्वीकृति दी थी। और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या दिया जाएगा, 2 अक्टूबर ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, है ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके कि गांधी जी के नाम से। इसलिए क्या आपको याद रखना है कि 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। अब एक मोटा मोटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सूचना के अधिकार की इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों थी। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार के कार्यवाही में, सरकार जो कार्य करती है उसमें क्या करती है, पारदर्शिता लाती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है किसके प्रति, लोगों के प्रति। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का सामना करना, मतलब जो भी भ्रष्टाचार है जब तक पब्लिक उसको उजागर नहीं करेगी तब तक वो दबे हुए रहते हैं ना। जैसे हमने रिसेंट में देखा, आपने सुना भी होगा वो न्यूज़, कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार की हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था RTI के माध्यम से और एक जागरूक नागरिक होने के नाते। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं या पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो लगभग 70 से ऐसी हत्याएं हुई है जो RTI एक्टिविस्टों की हुई है ना। वो सवाल जवाब करते हैं सरकार से, तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाती है। इसके पीछे किसका हाथ होता है ये तो सब जांच का विषय है, लेकिन एक्टिविस्टों की कहीं ना कहीं इसमें हत्या होती है। तो क्योंकि वो भ्रष्टाचार को उजागर करने के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए। ठीक है, यह दोहरा दो तरफ का संवाद स्थापित करता है सरकार और नागरिकों के बीच। अब जब भी डेटा निकलवाएंगे RTI के माध्यम से, कोई जानकारी निकलवाएंगे, फिर आप सरकार से पूछेंगे, प्रेस में उन चीज़ों को उठाएंगे, है ना। तो इससे दो तरफा संवाद स्थापित होता है। नागरिकों को सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। भाई, आपके पास जानकारी होगी तभी तो आप एक सही निर्णय ले पाएंगे, और वो मदद करता है सूचना का अधिकार। सरकार द्वारा दी गई सेवाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, जब आप बीच बीच में सरकार से यह क्वेश्चन पूछते हैं तो सरकार सतर्क होती है और किसी भी काम की बेहतर निगरानी होती है। तो ये प्रमुख कारक है या प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम को क्या किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और RTI के उद्देश्य जानते हैं। आखिर RTI जो उसकी आवश्यकता थी, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसके पारित करने का उद्देश्य क्या है। तो वही है सरकार को जवाबदेही बनाना, है ना, कार्यों में पारदर्शिता लाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका को सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और नागरिकों का सशक्तिकरण करना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि सूचना के अधिकार जो एक्ट है उसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी क्या है, अनुसूचियां हैं। वो देखिए, इसके अध्याय को जो चैप्टर है उसमें 6 चैप्टर हैं, धाराएं दी गई है 31 यानी कि 31 और अनुसूची दी गई है 2। अब
इन चैप्टर्स में जो भी टॉपिक या प्रावधान दिए गए हैं उसे सुमेलित करने के लिए दिया जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि अध्याय एक में क्या दिया है, प्रारंभिक जानकारी दी गई है, जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है जैसे कि हर एक्ट में दिया होता है, और इसमें धाराएं हैं कितनी, 1 से लेकर 2 तक। फिर अध्याय 2 में है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, धारा 3 से लेकर 11 तक। अध्याय 3 पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें सीधे सीधे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है, वो 12 से लेकर 14 तक में प्रावधान है। अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के बारे में है और वो 15 से 17 तक में धाराओं में उनका उल्लेख है। फिर अध्याय 5 में सूचना आयोगों की शक्तियां, कृत्य, अपील तथा शक्तियों के बारे में दिया गया है, तो इसका प्रावधान किया गया है धारा 18 से लेकर 20 तक। और अध्याय 6 में प्रकीर्ण अर्थात मिसलेनियस जिसे हम बोलते हैं, उसका प्रावधान किया गया है 21 से लेकर 31 तक। तो ये तो हो गए कुल 6 इसमें चैप्टर दिए गए हैं, है ना। अब हम एक एक करके जो 31 धाराएं हैं उसमें से प्रमुख धाराओं को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, धारा 1 और धारा 2, है ना, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं बनती। इसके बाद जो धाराएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धारा 3, इसमें क्या दिया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के से सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। मतलब कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार पूछता है तो किस धारा के आधार पर पूछता है, तो धारा 3 के आधार पर। इस धारा को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी धारा आरटीआई एक्ट का नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, मतलब आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है ना, तो वो है धारा 3। फिर धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, धारा 5 में लोक अधिकारियों का जो पद नाम है वो। फिर 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन। अब ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से धारा के तहत नागरिक सूचना के लिए आवेदन करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है धारा 3 में आपको अधिकार दिया गया है कि आप आवेदन लगाएं, लेकिन आवेदन का उसमें क्या कितनी शुल्क होंगी, है ना, कैसे आवेदन का फॉर्मेट होगा, और उस आवेदन के संदर्भ में जो जानकारी है वो दिया गया है धारा 6 में। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक धारा है, जो सेक्शन है, वो है धारा 7 या सेक्शन 7। ये कहता है अनुरोधों का निपटारा, मतलब कितने दिन में आपको जानकारी दी जाएगी, इसके संदर्भ में है। तो अनुरोध के जब भी आप आवेदन दाखिल करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर आपको सूचना देनी चाहिए। यह कहता है अधिनियम, यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटे के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए। ये 2 डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि कैसे आप आवेदन करते हैं, तो आवेदन के बाद कितने दिनों में आपको जानकारी मिलनी चाहिए, फिर अपील की स्थिति क्या होती है, द्वितीय अपील की स्थिति क्या होती है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बाद में इसको पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्शन 8 यानी धारा 8 कहता है सूचना के प्रकटीकरण से छूट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसी में संशोधन किया गया है। मतलब कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिसको सरकार चाहती है कि उसको गोपनीय रखा जाए, उसको प्रकट ना किया जाए, तो उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी उनको प्रदान नहीं किया जाता है, और वो प्रावधान किया गया है धारा 8 में। ठीक है, ये हो गया। फिर धारा 9 कहता है कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, मतलब आप उन जानकारियों तक नहीं पहुंच सकते, है ना, इसके संदर्भ में कुछ आधार बताए गए हैं, तो वो धारा 9 इसके बारे में बताया जाता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है, वो है धारा 11। यह थर्ड पार्टी सूचना के संदर्भ में प्रावधान करता है, यानी तृतीय पक्ष की सूचना, है ना। मान लीजिए आपने किसी ऑफिस में आवेदन लगाया है, तो सरकार से संबंधित कोई भी
योजना से संबंधित जानकारी आप निकलवा रहे हैं, लेकिन यदि उसी डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी या अधिकारी के संदर्भ में आपको जानकारी चाहिए होगी, तो वो अधिकारी या कर्मचारी क्या हो जाएंगे? थर्ड पार्टी हो जाएंगे, वो तृतीय पक्ष हो जाएंगे। तो इसके संदर्भ में प्रावधान करता है सेक्शन 11 यानी कि धारा 11। फिर 12 से लेकर के 18 तक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में प्रावधान करता है। इसे थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, इसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद में। धारा वाइज हम देखेंगे कि किसमें केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा, है ना, उनकी पदावधि और शर्तें क्या होगी, जो हाल ही में संशोधन किए गए हैं 2019 में पदावधि और सेवा शर्तों से संदर्भ में, उसे हम देखेंगे। धारा 14 कहता है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, कैसे उनको हटाया जाता है। फिर धारा 15 आता है राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में। धारा 16 राज्य सूचना आयोग के ही उनकी पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करता है। और 17 प्रावधान करता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। तो इनके तहत आयोगों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। फिर 18 दोनों प्रकार के जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कृत्य को बताता है। अपील की प्रक्रिया दी गई है धारा 19 में, और धारा 20 में दंड की प्रक्रिया दी गई है, यानी कि कितना पेनाल्टी लगाया जाना चाहिए, इसका प्रावधान धारा 20 में किया गया है। दोस्तों धारा 20 तक आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या है 21 से लेकर 31 तक ना, इसमें से मैं कहूँगा कि धारा 24 ही बस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह बताता है कि अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू ना होना। मतलब धारा 24 बताता है कि कैसे संगठनों पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता। उसका डिटेल में 25-26 संगठनों के नाम दिए गए हैं, वहाँ पे आप आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता, वहाँ से आप जानकारी नहीं निकाल सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, राष्ट्रीय हित जुड़े रहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि देश का सुरक्षा का मामला है। किसी ने अगर उसको मिसयूज़ किया तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम 20 तक के धारा को आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इसमें 2 अनुसूचियां दी गई है। पहली अनुसूची प्रावधान करता है शपथ और किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप, यानी जो भी शपथ लेते हैं, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारी जब वो शपथ लेते हैं तो उनका क्या दिया गया है, शपथ का प्रारूप दिया गया है। दूसरी अनुसूची प्रावधान करता है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन, यानी जो धारा 24 ने जो बताया है कि कौन से संगठनों में आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा, उसकी पूरी सूची बताई गई है दूसरी अनुसूची में, है ना। तो ये 2 अनुसूचियों को आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे सीधे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और राज्य सूचना आयोग के बारे में, क्योंकि इसमें ही 2019 में संशोधन किए गए हैं इनसे संबंधित धाराओं में। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का क्षेत्र उनके लिए होगा जो केंद्र सरकार की क्या है, कार्यालय है। केंद्र सरकार जिसमें डायरेक्ट क्या करती है, प्रशासन करती है। इनका राज्य प्रशासन से या राज्य सरकार के ऑफिसेस से इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आप ये समझिए कि किसी केंद्र सरकार के ऑफिस में आप अपील करते हैं, है ना, अपील करने के बाद वहाँ से आपको आवेदन लगाते हैं, वहाँ से आपको जानकारी नहीं मिलती, फिर वहाँ प्रथम अपील करेंगे, फिर दूसरी अपील करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग में जाना पड़ेगा। इसलिए इसका प्रावधान किया गया है। इसका गठन कहाँ से किया गया है, किस किस शक्ति के आधार पर किया गया है, तो वही आरटीआई एक्ट 2005 जब लागू किया गया तो उसमें हमने देखा धारा के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग का प्रावधान है। तो इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई, है ना। जैसे इसमें दिया भी हुआ है कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई।
अब यहाँ पे एक ध्यान देना है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि अगर संविधान के किसी भी आर्टिकल के तहत अनुच्छेद के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती तो वह संवैधानिक निकाय होता, है ना। लेकिन इसकी स्थापना की गई है एक्ट के माध्यम से, और ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी संस्था का गठन किसी अधिनियम के माध्यम से होता है, किसी एक्ट के माध्यम से होता है, तो वह क्या होती है, सांविधिक निकाय होती है, संवैधानिक निकाय नहीं होती, या जिसे हम गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, है ना, संस्था बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी स्थापना से संबंधित। फिर इसकी संरचना से संदर्भित जानकारी है, उसे हम देखते हैं कि इसमें आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा ट्रैप में फंसाया जा सकता है कि लिख दिया जाएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में क्या सही है, तो उसमें हो सकता है ये लिख दे कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और साथ ही साथ 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 10 से अधिक नहीं हो सकते, अधिकतम 10 हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स जैसे हम बोलते हैं, तो अधिकतम 10 ही हो सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, एक समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी CIC को चुनना है जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, तो राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि मुझे किसको नियुक्त करना है, तो उनकी सहायता के लिए एक समिति गठित की जाती है और यह समिति फिर राष्ट्रपति के पास उस नाम को भेजती है कि राष्ट्रपति महोदय आप इसकी नियुक्ति करिए CIC के रूप में। तो उस समिति में कौन कौन होते हैं, तो पहले होते हैं प्रधानमंत्री, फिर दूसरे होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। अब यह कैबिनेट मंत्री कोई भी हो सकता है, चाहे वो गृह मंत्रालय का मंत्री हो सकता है, या वित्त मंत्री हो सकते हैं, या रक्षा मंत्री हो सकते हैं, है ना, या कानून मंत्री हो सकते हैं, कोई भी मंत्री हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री किस कैबिनेट मंत्री को नामित करते हैं। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर हम गृह मंत्री ही समझते हैं, गृह मंत्री नहीं है, वो कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले ये समझिए कि जब RTI एक्ट 2005 पारित हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो CIC होंगे, है ना, जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो, है ना। मान लीजिए कोई 60 साल में बनता है, इसका सदस्य बनता है आयोग का, तो 65 साल तक ही वो क्या करेगा, अपनी सर्विस दे सकेगा। या फिर कोई मान लीजिए 62 साल में बनेगा, तो उसकी सर्विस कितनी होगी, 3 साल गई होगी, 65 साल में वह क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त, रिटायर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा गया 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें एक संशोधन किया और उन्होंने कहा कि अब 5 साल का कार्यकाल की जगह क्या होगा, केंद्र सरकार नियुक्ति के समय उसमें मेंशन कर देगी कि उसको कितने साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको फंसाया जाएगा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, तो नहीं होते। अब क्या हुआ, केंद्र सरकार जो निर्धारित करेगी उतने साल के लिए वो क्या होंगे, नियुक्त होंगे, है ना। इसीलिए अब इसमें संशोधन के बाद हम पढ़ रहे हैं, है ना। संशोधन के पहले मैंने बता दिया कि 5 साल के निर्वाचित होते थे, या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक वो अपने पद में बने रहते थे। लेकिन अब संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, कौन सा वर्ड आ गया,
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में। 5 साल वाला जो प्रावधान था वो समाप्त हो चुका है। इसे कब संशोधित किया गया? तो इसे 2019 में संशोधित किया गया है ना। इसके माध्यम से, संशोधन के माध्यम से कार्यकाल, वेतन, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद के अधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार किसे दे दिया गया है? केंद्र सरकार को दे दिया गया है। दूसरा एक प्रमुख प्रावधान है, इसे आपको याद रखना है कि वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। मतलब मान लीजिए कि 5 साल बाद वो रिटायर हो गए, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, सेवानिवृत्त को भी क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, तो वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई 56 साल में बना, 5 साल की सर्विस वो अपने कंप्लीट कर ली, लेकिन अभी भी वर्तमान में क्या है, वो 5 साल से ज़्यादा अब सर्विस में तो है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा वो यहाँ पे कार्य नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। फिर शक्तियाँ एवं कार्यों के बारे में हम देखें तो सीआईसी क्या है? एक उच्च प्राधिकार मुक्त स्वतंत्र निकाय है। मतलब सरकार इसमें किसी प्रकार का निर्देश देती है, गाइडलाइन जारी करती है ना, लेकिन डायरेक्ट इंटरफियर नहीं करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो निर्वाचन आयोग है उसके संदर्भ में भी सरकार का काम मुख्य रूप से नियुक्ति करना है, उसके बाद उसमें डायरेक्ट इंटरफियर नहीं करती है, क्योंकि उसका कोई मंत्री नहीं होता, है ना। सूचना उसका आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग के कोई मंत्री कहाँ होते हैं, है ना। वैसे ये भी क्या है, एक प्रकार की स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। यह क्या करती है? वही है दर्ज शिकायतों की जांच करना। अब यहाँ पे देखिए, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग जो राज्य के ऑफिस हैं उनसे यह क्या है, उन पर काम नहीं करती, केंद्रीय संस्थानों के संदर्भ में यहाँ काम करती है। और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के जो कार्यालय हैं वो। अब मान लीजिए इनको पद से हटाने की कार्रवाई के संदर्भ में क्या किया गया है, क्या बताया गया है एक्ट में, तो इनको कौन हटा सकता है? तो एक कॉमन सी चीज़ को आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी नियुक्ति करता है ना, जो नियोक्ता होते हैं वही क्या करते हैं, किसी को हटा सकते हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, तो कौन हटा सकता है? इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। वे कैसे? पहला है, यदि वे दिवालिया हो गए हों, है ना, वो अन्य लाभ के पद पर हो, किसी दूसरे ऑफिस में काम कर रहा हो, तो उसे हटा सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में क्या हो, अक्षम हो, तो हटा सकते हैं। चरित्रहीनता के किसी अपराध में दोषी करार दिया गया हो। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति इन आयुक्तों को हटा सकते हैं। इनका प्रावधान इस आरटीआई एक्ट में दिया गया है। अब सेम है दोस्तों, बस राष्ट्रपति की जगह क्या आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएंगे। हटाने की प्रक्रिया वही होगी, है ना। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, हटाएंगे राज्यपाल हटाएंगे। जो प्रधानमंत्री होंगे उनके जगह में यहाँ पे मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो एक बार हम नॉर्मल रीड करते हैं, संख्या वही होगी, है ना। अब देखिए, राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वही है। इसका प्रावधान किसके माध्यम से किया गया है? तो उसी एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से। संरचना क्या होगी? एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अन्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सेम जो हमने सीआईसी में देखा। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और किस समिति के? तो इस समिति में कौन कौन से होंगे? मुख्यमंत्री होंगे।
विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। अब कार्यकाल क्या होगा, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष लिखा जाता था, 5 वर्ष तक की ये अपनी अवधि में काम करते थे, या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन अब क्या किया गया है, 2019 में संशोधन किया गया है, और ये संशोधन जो केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए भी थी, आयोग के लिए, और राज्य सूचना आयोग के लिए। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये होगा कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि उनको 2 साल रखना है कि 3 साल रखना है। नॉर्मली केंद्र सरकार जो अभी निर्धारित की है वह 3 साल रखी है, लेकिन संशोधन में लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक वह काम करेंगे, या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर काम कर सकते हैं। इनका संशोधन किया गया है कब, 2019 में। और ये भी क्या होंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, है ना, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब शक्तियां एवं कार्य में जैसे क्या होती है, सीआईसी जो केंद्रीय स्तर के कार्यालय के लिए काम करती थी, वही एसआईसी क्या करेगी, राज्य स्तर के कार्यालयों के लिए काम करेगी। तो सेम वही होगा, है ना। वही है कि राज्य सूचना आयोग क्या है, एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। यह वही दर्ज शिकायतों की जांच करेगा, उनका निराकरण करेगा, और यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है, जैसा हमने देखा। बस इसमें राष्ट्रपति की जगह आपको क्या करना है, राज्यपाल करना है। बाकी सब चीज़ें वही सेम है। पद से कौन हटाएगा, तो राज्यपाल ही नियुक्त करता है, तो राज्यपाल ही इनको क्या करेगा, हटाएगा। वही कंडीशन है, दिवालिया हो गया हो, नैतिक चरित्रहीनता के कारण, लाभ के पद पर हो, शारीरिक या मानसिक रूप से का हो, असमर्थ हो, अक्षम हो, है ना, और सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्यपाल इनको हटाते हैं। ठीक है। अब जब भी आप आवेदन करेंगे तो आवेदन का शुल्क और किस भाषा में आप आवेदन करेंगे इसका भी प्रावधान दिया गया है। तो आवेदक को अंग्रेजी या हिंदी या अपने क्षेत्र की राजभाषा में, है ना, या तो आप लिखित में कर सकते हैं आवेदन, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। मतलब सीधा सा कहना है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिर्फ हिंदी में ही आवेदन कर सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश में ही, नहीं, हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और क्षेत्र की राजभाषा में भी कर सकते हैं। दूसरा, लिखित रूप से भेज सकते हैं, पहला कंडीशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं आवेदन करने के लिए, तो आप क्या करिए, मेल की व्यवस्था की गई है ना, तो आप किसी ऑफिस में मेल भी कर सकते हैं। ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। वही तो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का क्या है ना, जो भी इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, मीडियम है, उनके माध्यम से। फिर इसमें है, आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना आवश्यक है। अब यह सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं, है ना, किसी राज्य में 5 रुपए का स्टाम्प लगेगा, किसी राज्य में 10 रुपए के स्टाम्प लगते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी राज्यों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक प्रमुख बात है जो आपको याद रखनी है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आवेदक को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। मतलब कि बीपीएल लाइन, है ना, बीपीएल से जो नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों को क्या होगा, उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हमने मुख्य रूप से देखा सीआईसी के बारे में और एसआईसी के बारे में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि
कैसे सूचना प्राप्त करने की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद आपको कितने दिन बाद इसकी जानकारी मिलेगी, जानकारी से असंतुष्ट है तो आप कैसे प्रथम अपील करेंगे, प्रथम अपील से असंतुष्ट होते हैं तो आप कैसे द्वितीय अपील करेंगे, पेनाल्टी का क्या प्रावधान होगा, और जो मुख्य संशोधन है 2019 और डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के माध्यम से जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किए गए हैं, इन दोनों संशोधनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।